गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज डेट है 5 अगस्त। आज हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हम हर एक स्टेट से एक एक करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़ हमारा यहाँ पे आता है नागालैंड से। नागालैंड से क्या न्यूज़ आता है? नागालैंड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज साइंड हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जोरहाट। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस बारे में है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। Okay, this partnership initiates state's first officially structured scientific processing and commercialization of agarwood following the cabinet's recent Nagaland agarwood policy। तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा देखने को मिलता है दिस इज अबाउट agarwood। दिस इज अ ट्री विच प्रोड्यूसेस रेजिन और उस रेजिन से कई सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे सैंड्स हो गया, अगरवुड का चिप्स हो गया और मेडिसिनल पर्पसेस में भी यूज़ होता है। अगरवुड ये ट्री है जहाँ से एक रेजिन निकलता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखा गया है। डिस्पाइट हैविंग रिच इट Agarwood resources, Nagaland was historically utilizing only 2% of its national quota due to lack of formalized policy. The MOU brings scientific soil testing, क्वालिटी सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। यहाँ जो ये रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके बदौलत इनको हाई क्वालिटी सैपलिंग्स मिलेगा। ठीक है, हाई क्वालिटी सैपलिंग्स मिलेगा, हाई क्वालिटी सैपलिंग्स, जिसके चलते जो क्वालिटी ऑफ अगरवुड है, जो क्वालिटी ऑफ रेजिन है वो काफ़ी हाई निकलेगा एंड उसका मार्केट में जो रेट होगा, मार्केट में जो उसका कॉस्ट होगा वो काफ़ी हाई होगा। ठीक है, इसके लिए सॉइल टेस्टिंग भी किया जा रहा है। सॉइल का हम लोग जैसे जानते हैं एक पीएच लेवल होता है, उस पीएच लेवल के अनुसार हमें ट्रीज़ प्लांट करने पड़ते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग वगैरह काफ़ी साइंटिफिक प्रोसेस में किया जाएगा जो कि काफ़ी हद तक अच्छे से अगरवुड प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा। आगे देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। तो यहाँ पे लिखा गया है इकोनॉमिकली अगरवुड कल्टीवेशन इज प्रोजेक्टेड टू जेनरेट 40 to 50 times higher returns for local farmers compared to zoom shifting cultivation, making a massive step towards sustainable and high agrarian farming। तो ये काफ़ी हाई वैल्यू ट्री है, हाई वैल्यू है बिकॉज इसका जो रेजिन का वैल्यू है वो, अगर मान लीजिए वी प्लांट अ ट्री इन 2026, ये 2026 में अगर हमने ये ट्री का सैपलिंग लगा दिया तो इट विल बी मेच्योर अराउंड 2036 and if the procuring cost in the market is of ₹20 of per sapling, तो ये जो मिनिमम वैल्यू है इसका 5000 तक जाता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है मिनिमम वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि 10 इयर्स में कितना रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे जैसे लिखा गया है 40 to 50 टाइम्स हायर रिटर्न दे रहा है, जो कि कन्वेंशनल जो फार्मिंग है, झूम कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस ट्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है एक्वेरिया मालासिनेसिस। ठीक है, एक्वेरिया मालासिनेसिस, ये हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। साइंटिफिक नेम्स अगर कभी पूछ लिया जाए कि अगरवुड का क्या है साइंटिफिक नेम, कभी पूछ सकता है, इसलिए आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इन नागालैंड कल्टीवेशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मोकोकचोंग एंड दिमापुर। यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिए गए हैं स्पेसिफिकली, इनको भी थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो नागालैंड के बारे में जैसे यहाँ पे अगरवुड का मेंशन किया गया है, मैं यहाँ पे एक फैक्ट बता दूँ। असम के रीजन से मोर देन 50% ऑफ इंडियाज अगरवुड जाता है। यहाँ पे जो अगरवुड कल्टीवेशन होता है असम के कई क्षेत्रों से, जैसे अपर असम के रीजन में ये हाईली कंसंट्रेटेड है। और इसके बारे में एक नेशनल फ्रेमवर्क एडॉप्ट किया गया है
जैसे कि नागालैंड में एक स्टेट लेवल में एक क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क एडॉप्ट किया गया है, तो नेशनल लेवल में भी एक एडॉप्ट किया गया है। रिसेंटली इन त्रिपुरा, मैं लिख रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, यूनियन मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है हमारे, उन्होंने अगरवुड, मैं लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम, यहाँ पे अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट किया गया है। ये काफ़ी बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में टू चैनलाइज अगरवुड का, मतलब मान लीजिए अगरवुड के काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। पहले उस पेड़ को काटा जाता है, पेड़ को काटने के बाद उसको चिप्स में कन्वर्ट किया जाता है, चिप्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको डिस्टिलेशन किया जाता है, उसका जो रेजिन का एक्सट्रैक्शन होता है, तो उसमें डिस्टिलेशन वगैरह होते हैं। तो उसके लिए एक जो सेंट्रलाइज नेटवर्क है वो एस्टैब्लिश किया गया था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे त्रिपुरा का नाम मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम वहाँ पे इनिशिएट किया गया था। त्रिपुरा और असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, गोलाघाट एंड फुल्काबाड़ी त्रिपुरा में ये दो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे बताया कि चिप्स डिस्टिलेशन वगैरह के लिए ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और वहाँ पे हमें जो कि लोकल फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलता है, इसलिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया है अंडर द अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम। अगर प्रीलिम्स में कभी पूछ लिया जाए कि ये स्कीम कहाँ इनॉग्रेट हुआ था, और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट दो सेंटर्स है, गोलाघाट ये असम में आता है और ये फुल्काबाड़ी जो है ये त्रिपुरा में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि रेजिन फॉर्मेशन होता है। रेजिन फॉर्मेशन के लिए एक स्पेशल टाइप का आपका स्पीसी होता है। वो स्पीसी उस ट्री के अंदर जाके एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू, साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू, वो नेचुरली अगरवुड को क्या करता है, जो नेचुरल अगरवुड होता है उसको रेजिन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे लिखा गया है, मैं थोड़ा इसको पढ़ रहा हूँ। रेजिन फॉर्मेशन, द मैसिव इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ट्रीज कम्स फ्रॉम डार्क फ्रेग्रेंट हार्टवुड रेजिन। दिस रेजिन डज नॉट फॉर्म नेचुरली। मैंने जैसे बताया कि ये नेचुरली फॉर्म नहीं होता है। इट इज इम्यून टू डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर्ड व्हेन the wood is infected by special fungi Phaeocremonium parasitica। ये नाम याद नहीं रखने हैं, फिर भी हमें इसका प्रोसेस थोड़ा जानना ज़रूरी होता है कि ताकि अगर किसी दिन एग्ज़ाम में रेजिन फॉर्मेशन के बारे में कैसे होता है ये अगर पूछ लिया जाए तो हम इसका उत्तर दे सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा न्यूज़ आता है हमारे मेघालय से। मेघालय गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेघालय लॉन्चेस मिशन टू प्रोटेक्ट क्लाउडेड लेपर्ड। ओके, ये एक स्पीसीज़ है, इसके बारे में हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है मेघालय गवर्नमेंट ऑफिशियली publicized Mission Clouded Leopard, a flagship conservation program dedicated to the state animal। यहाँ पे स्टेट एनिमल का मेंशन किया गया है। आप समझ सकते हैं कि स्टेट एनिमल कौन से स्टेट के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। गाइडेड बाय न्यूली डेवलप्ड मेघालय क्लाउडेड लेपर्ड एक्शन प्लान, द मिशन सिक्योर्स वायबल पॉपुलेशन अक्रॉस स्टेट। इट strongly emphasizes community participation involving local biodiversity management committees and expands scientific assessments beyond protected areas like Balpakram landscape into managed forest। यहाँ पे हमें एक वर्ड मिलता है बालपक्रम लैंडस्केप। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बालपक्रम एक नेशनल पार्क है। कहाँ पे है, ये मेघालय पे है। अगर आपको किसी दिन मैच द फॉलोइंग में नेशनल पार्क्स वगैरह आते हैं तो ये बालपक्रम नेशनल पार्क आप याद रखिएगा कि ये मेघालय पे है। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं कि ये मेघालय क्लाउडेड
लियोपर्ड एक्शन प्लान एक्चुअली है क्या। यहाँ पे लिखा गया है कि लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़, ये जो लोकल कम्युनिटीज़ है ये इनके कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेघालयाज एनिमल ट्राइबल communities have long-standing cultural connections to the species locally called as माछा फेंग। ये गारो और जैसे जयंतिया दो कम्युनिटीज़ है, यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ स्पेसिफिकली लियोपर्ड को बोलते हैं, गारो लोग बोलते हैं माछा फेंग एंड क्ला इन जयंतिया। ओके, मेकिंग कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन हिस्टोरिकली अप्रोप्रिएट एंड हाईली इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि मेघालय के जो वो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो लोग एनिमिज़म को काफ़ी विश्वास करते हैं, एनिमिज़म को काफ़ी विश्वास करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक इंस्टेंस बताना चाहूँगा। एक माओफ्लांग बोल के जगह है मेघालय में, माओफ्लांग। वहाँ पे क्या है, एक सेक्रेड फॉरेस्ट है। तो ये जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, इन्हें अगर इस जगह पे, ये भी ज्योग्राफिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, इस जगह को याद करने की कोशिश कीजिएगा। माओफ्लांग सेक्रेड फॉरेस्ट, मैं इस इंस्टेंस के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बोल रहा है कि कम्युनिटी लेड जो कमिटीज़ है इसको कंजर्वेशन में हेल्प करेंगी। कैसे हेल्प करेंगी, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये एनिमिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे कि माओफ्लांग सेक्रेड फॉरेस्ट एक जगह है, वहाँ पे अगर लेपर्ड को देख लिया जाए तो बजाय उसको डिस्टर्ब करने के ये लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को, जैसे कि वो लोग एनिमिज्म में विश्वास रखते हैं, दैट इज़ अ गुड ओमेन। गुड ओमेन, ओमेन का मतलब होता है गुड साइन, गुड फॉर्चून्स। मतलब ये लोग इतने पॉजिटिव है कि अपने अप्रोच को लेके और कंजर्वेशन को लेके कि अगर उनको लियोपर्ड दिख भी जाए तो वो लोग क्या करते हैं, दैट इज़ अ गुड साइन, उनको अच्छा साइन मानते हैं और अपने आने वाले दिनों को अच्छे से कैसे कम्युनिटी को कंजर्व करें उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि लोकल कम्युनिटीज़ अगर ऐसे कोऑपरेट करे कंजर्वेशन में, तो इनका जो एक्चुअल स्टेटस है, कुछ स्पीसीज़ का आईयूसीएन स्टेटस काफ़ी ख़राब होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, एंडेंजर्ड होता है, कोई कोई एक्सटिंक्ट भी है। तो यहाँ पे उस चीज़ को टैकल करने के लिए काफ़ी मदद होती है अगर लोकल कम्युनिटीज़ उसको सपोर्ट करे तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, इसको भी याद रखना है, ये 800 ईयर ओल्ड एक सेक्रेड फॉरेस्ट है। तो इसको एनिमिज्म में विश्वास करने वाले जो कम्युनिटीज़ है वो काफ़ी मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्लाउडेड लेपर्ड इज नॉक्टर्नल एर्बोरियल प्रेडेटर लिस्टेड इन वल्नरेबल कैटेगरी। मैंने जैसे बताया था कि ये ना कि ये नियर थ्रेटन में है या लीज कंसर्न में है, ये वल्नरेबल है, इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, जो कि ये एक रिस्की कैटेगरी माना जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तक। सो इसका कंजर्वेशन काफ़ी नेसेसरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा तीसरा न्यूज़ आता है सिक्किम से। तो यहाँ पे सिक्किम गवर्नमेंट अनाउंसेस अम्मा सम्मान अवार्ड्स। अम्मा सम्मान मतलब, अम्मा वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं कि मदर। ओके, मदर। यहाँ पे हम लोग इस अवार्ड के बारे में अच्छे से देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है, फिर उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। सिक्किम गवर्नमेंट अनवेल द 51,000 अम्मा सम्मान पुरस्कार to honor deserving mother from each assembly constituency। तो ये काफ़ी एक अंडरमाइनिंग एस्पेक्ट होता है हमारे सोसाइटी में। हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो मदर्स हैं, उनको कभी ये क्रेडिट नहीं दिया जाता है, कभी ही उनको ये रिकॉग्निशन नहीं मिलता है कि दे आर द रियल केयर टेकर्स एंड केयर गिवर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो है, ये स्कीम हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए और दूसरे सारे सोसाइटी के टॉपिक्स में लिख सकते हैं कि कैसे उनको जो एक अंडरमाइनिंग एस्पेक्ट है सोसाइटी का, मदर्स रोल इन सोसाइटी, तो उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से इस आंसर को, इस टॉपिक को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अम्मा सम्मान दिवस मदर्स डे ट्रिब्यूट सेलिब्रेटेड ऑन 10 अगस्त। 10 अगस्त को जो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो उसके प्रायर ये पुरस्कार दिया गया है।
ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। सिग्निफिकेंस, दिस अवार्ड complements the broader Amma Shashakti योजना which provides financial support to नॉन वर्किंग मदर्स। ऐसे ये तो मुझे शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। नॉन वर्किंग मदर्स मतलब अब प्रोफेशनली नॉन वर्किंग है वो लोग, लेकिन ये बात है कि नॉन वर्किंग होने से भी दे हैव टू प्ले अ लार्जर रोल इन द होम ऑल्सो, इवन दो दे आर नॉन वर्किंग, दे आर एवरीडे वर्किंग, राइट। सो इसको हमें याद रखना है कि अम्मा सशक्तिकरण योजना कौन से स्टेट से आता है, सिक्किम से, ठीक है। यहाँ पे इसके कोर पॉइंट्स देख लेते हैं हम इस अम्मा सशक्तिकरण योजना और सम्मान पुरस्कार के। बाय फाइनेंशियली एम्पावरिंग वुमेन हु एक्ट्स प्राइमरीली केयर गिवर्स, जैसे मैंने बताया कि ये एक कोर केयर गिवर है सोसाइटी का। द स्टेट एम्स टू एनहेंस द सोशियो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस मीन्स रिकॉग्नाइज अनपेड लेबर। मैंने जैसे बताया कि बहुत अंडरमाइंड है ये चीज़ें। रिकॉग्नाइज अनपेड लेबर, डायरेक्टली इम्प्रूव हाउस होल्ड वेलफेयर इंडिकेटर्स। तो इस जो फाइनेंशियल एड दिया गया है, जो ये 51,000 का एड दिया गया है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए जो नॉन वर्किंग मदर्स है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे इस अवार्ड के कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी विल रिसीव अ कैश अवार्ड ऑफ 51,000। एक पर्सन को इस कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में 51,000 ये कैश अवार्ड दिया जाएगा। प्रगतिशील अम्मा पुरस्कार टू ऑनर थ्री मदर्स who have demonstrated exemplary use of financial assistance received under अम्मा योजना। यहाँ पे हमको देखना है कि ये जो 51,000 रुपीज़ दिया गया है, इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर मान लीजिए हमारी जो हाउस होल्ड मदर्स होती हैं वो लोग काफ़ी अच्छे होते हैं किसी हैंडीक्राफ्ट्स में, किसी वीविंग में, कोई स्पिनिंग में होता है, ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए जो जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है उनमें काफ़ी उनका किसी किसी का रुचि होता है। तो ये जो 51,000 एक दिया गया है वो लोग काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करके उनको एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री कभी डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। तो इसका वो भी बाद में इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ऐसा बोला। द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 5 lakhs, 3 lakhs एंड 2 lakhs फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये 51,000 को कोई कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह में अच्छे से इन्वेस्ट करके, अच्छे से काम करके ये कुछ डेवलप करे, कुछ अचीव करे, तो यहाँ पे और एक अच्छा इंसेंटिव दिया गया है। यहाँ पे 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख का रेस्पेक्टिव कैश प्राइज दिया जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को, ठीक है। ये था अम्मा सम्मान पुरस्कार। अभी हम दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ आता है मणिपुर से। एक्चुअली ये मणिपुर का न्यूज़ में कम्प्लीटली ये मणिपुर सेंट्रिक नहीं है, बिकॉज ये रानी गाइडिंगल्यू गर्ल्स हॉस्टल इन पुणे, ये जो एक गर्ल्स हॉस्टल है ये पुणे में खोला गया है मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा और एक एनजीओ द्वारा। हम देख लेते हैं इसके कुछ प्रोविजंस क्या क्या है इसमें। On 2nd August 2026, Manipur Deputy Chief Minister Losi Dikho laid the foundation for late Srimati Jamnabai Firodia Northeast India Bhavan, रानी गाइडिंगल्यू गर्ल्स हॉस्टल इन पुणे। जैसे कि मैंने बताया कि ये पुणे में खोला गया है एक गर्ल्स हॉस्टल महाराष्ट्र में, स्पीयर हेडेड बाय एनजीओ सरहद। ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। एनजीओ का नाम भी याद रखना है हमें, एनजीओ का नाम है सरहद। इन्होंने 10 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट इस प्रोजेक्ट को दिया है। तो कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रोजेक्ट एम्स टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टडिंग इन वेस्टर्न इंडिया। हम लोग को काफ़ी बार क्या होता है कि अगर हम कहीं नई जगह जाए या वेस्टर्न इंडिया की तरफ हम लोग मूव करें या फिर दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह शहर में जाए, हम लोग को काफ़ी दिक्कत होता है कि एक पीजी ढूंढने के लिए, एक अच्छा सा रेंट ढूंढने के लिए। तो एकोमोडेशन और जो फेमिलियरिटी हम लोग को डेवलप करने में जगह के हिसाब से एक फेमिलियरिटी डेवलप करना पड़ता है कि कौन सी जगह में क्या अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स है, क्या एमिनिटीज़ है, नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत होता है नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को
क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटीज़ इतना ब्रॉड एस्पेक्ट में है नहीं। तो यहाँ पे ये जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है रानी गाइडिनल्यू जो गर्ल्स हॉस्टल है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव वे में पढ़ने के लिए मदद करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है यहाँ पे रानी गाइडिनल्यू के बारे में, जैसा कि एक लेजेंडरी वुमेन है नॉर्थ ईस्ट से, रानी गाइडिनल्यू। यहाँ पे लिखा गया है लेजेंडरी जिलियांगरोंग नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम मणिपुर who led a fierce revolt against British rule in 1930। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं कि रानी गाइडिनल्यू कौन थी। ये बार बार स्टेट पीएससी एग्ज़ाम वगैरह गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रानी गाइडिनल्यू कौन है। ये एक मणिपुर और जो नागालैंड का अभी का रीजन है वहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। इस मूवमेंट का नाम है हेराका मूवमेंट। ओके, हेराका मूवमेंट स्टार्ट होता है। इनिशियली ये एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था। ये 1920s के आसपास हुआ था ये मूवमेंट। ठीक है, जो ये हेराका मूवमेंट लीड कर रहा था ये रानी गाइडिनल्यू का एक छोटा भाई था, वो लीड कर रहा था। दिस वाज अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज। ओके, क्रिश्चियन मिशनरीज को जो नॉर्थ ईस्ट में वो लोग अपना एक क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने में लगे हुए थे। वो लोग क्या थे, मोनोथीस्ट नागाज। वो लोग अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं। वो लोग इस क्रिश्चियनिटी के जो मिशनरी मूवमेंट्स हैं उसको अपोज कर रहे थे। फिलहाल जब इनका जो छोटा भाई है इसको जब इसकी जब डेथ हो जाती है तो ये मूवमेंट रानी गाइडिनल्यू ने लीड लेके ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट ये एक फियर्स रिवॉल्ट करती है। रिवॉल्ट के अंदर इनको इम्प्रिजनमेंट भी होता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये नॉर्थ ईस्ट से है और एक नागा कम्युनिटी जो है जिलियांगरोंग, इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट चलाया था। ठीक है, इस मूवमेंट का नाम है हेराका मूवमेंट, कभी याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे रिवॉल्ट्स हुए थे, जैसे आहूम रिवॉल्ट में गोमधर कुंवर जैसे नाम आता है, वैसे भी ये हेराका मूवमेंट में हमारे रानी गाइडिनल्यू का नाम आता है। ठीक है, तो इनको जो ये रानी टाइटल दिया गया था, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये जो रानी टाइटल है, ये रानी टाइटल इनको नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, नेहरू जी ने दिया था। इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। 1937 में ये टाइटल उनको दिया गया था बाय नेहरू। ये भी कभी पूछ सकता है पीएससी वगैरह एग्जाम में, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हो, ब्रिटिश के अगेंस्ट पेजेंट्री मूवमेंट्स हो, उसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ आता है असम से। असम का न्यूज़ ये कह रहा है कि रिकॉग्निशन ऑफ ग्रास रूट कंजर्वेशन। हम न्यूज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर एक डिटेल चर्चा करेंगे। इन दी अर्ली अगस्त 2026 डीडोम डोईमारी, डोईमारी टाइटल से हमको यहाँ पे एक ट्राइब का हमारे इंडिजिनियस असम का एक ट्राइब है बोरो ट्राइब, इसके बारे में पता चलता है। ये बोरो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अ ग्रास रूट कम्युनिटी conservationalist field coordinator with NGO Aranya from Angrajuli village in Udalguri district was invited to attend a prestigious at-home reception hosted by the President of India at Rashtrapati Bhavan for Independence Day। तो ये काफ़ी एक असम के लिए काफ़ी एक, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी एक प्राउड मूवमेंट है। बिकॉज इनको अपने ग्रास रूट जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनके रिकग्निशन में इनको राष्ट्रपति से बुलावा आया है एट होम रिसेप्शन के लिए। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। Significance: The national recognition highlights effectiveness of community conservation models। जैसे कि मैंने मेघालय के बारे में बताया था कि कम्युनिटीज़ कैसे हमारे ये नेचर को या नेचुरल स्पीसीज़ को, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। उसमें ही यहाँ पे कंजर्वेशन मॉडल्स के, कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन मॉडल को एम्फेसाइज किया गया है। एक्नॉलेजिंग इंडिजीनियस नॉलेज एंड grassroots environmental defenders emphasizes a bottom-up approach to combat
climate change and protecting regional biodiversity, which is highly relevant in India's decentralized ecological commitments. यहाँ पे हमें यहाँ से ये पता चलता है कि हमें अपने लेवल पे काम करके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच लिखा गया है एक वर्ड। ये बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट में अगर हम काम करें, छोटे छोटे कंजर्वेशन एफर्ट्स अगर हम लगाए, तो वो एक लार्जर स्केल में जाके एक बड़ा इम्पैक्ट करता है नेचर के ऊपर। असम के और एक व्यक्ति है जिसको फॉरेस्ट मैन बोला जाता है। आप ये भी फैक्ट याद कर लीजिएगा, फॉरेस्ट मैन किसे बोला जाता है? जादव पायेंग जी को, जिन्होंने एक मौलाई फॉरेस्ट नाम का एक फॉरेस्ट जो ह्यूमन ग्रोन एक फॉरेस्ट है उनको बनाया था। ये जादव पायेंग जी का नाम भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट मैन पूछे तो इनके फॉरेस्ट का नाम भी याद कर लीजिएगा, इसका नाम है मौलाई फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी एक कंजर्वेशन एफर्ट है। उन्होंने काफ़ी बड़ी लेवल पे चीज़ों को नहीं सोचा था, वो दिन ब दिन एक ट्री, दो ट्री, ऐसे ट्रीज़ का लगा के एक अपने आप से एक ह्यूमन ग्रोन फॉरेस्ट बना दिया। वो काफ़ी एक रिच अभी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे हाथी आ गए, वहाँ पे जो स्पीसीज़ वहाँ से ख़त्म हो गए थे वो लोग फिर से वहाँ पे आना शुरू किए। तो ये है माजुली में। माजुली जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। उसमें जादव पायेंग जी ने, जो फॉरेस्ट मैन है, उन्होंने मौलाई फॉरेस्ट को बनाया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये जो है मैंने जैसे बताया था डीडम दोयमारी का ये जो एफर्ट है, ये भैरवकुंड लैंडस्केप को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन के कारण सफ़र कर गया है। भैरवकुंड एक रीजन होता है बीटीआर रीजन। मैं बता दूं आपको कंफ्यूजन ना हो, बीटीआर रीजन एक ऑटोनोमस काउंसिल है, ऑटोनोमस रीजन है, जो कि एक 6 शेड्यूल एरिया के अंदर आता है। 6 शेड्यूल एरिया के अंदर, ये भी आप याद कर लीजिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट है कि असम में अगर पूछा जाए तो कौन कौन से 6 शेड्यूल एरियाज हैं, तो बीटीआर एक 6 शेड्यूल एरिया है असम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है लोकल इनिशिएटिव्स बाय इंडिजिनियस कम्युनिटीज सच एज बोरो पीपल हैव सक्सेसफुली रीजेनरेटेड डिग्रेडेड लैंड्स इनटू मैन-मेड फॉरेस्ट, establishing globally recognized model for afforestation and harmonious human wildlife coexistence। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि जादव पायेंग जी के बारे में, उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उनके ही नक्शे कदम पे ये, जैसे मैंने बताया था कि मैन मेड फॉरेस्ट को फिर से रीजनरेट कर दिया गया था, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ था। यहाँ पे बीटीआर रीजन के बारे में मैं फिर से आपको एक बात, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद करवाना चाहता हूँ। हो सके तो इन्हें भी याद कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीटीआर बोरो टेरिटोरियल जो रीजन है वो काफ़ी सारे असम के नेशनल पार्क्स को सपोर्ट करता है। वहाँ पे जो कुछ एंडेमिक स्पीसीज़ हैं वहाँ पे, वो उनको सपोर्ट करता है। इन नेशनल पार्क्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कि अगर किसी दिन पूछ लिया जाए कि ये नेशनल पार्क असम से है या कोई अदर स्टेट से है, तो आप इनको पिन पॉइंट करके अच्छे से लिख पाएँ। मैं इनको मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मानस नेशनल पार्क है, मानस एनपी। ये मानस नेशनल पार्क है जो ये बॉर्डर सर्व करता है इंडिया और भूटान के लिए। ठीक है, मानस नेशनल पार्क है। एक आता है रायमोना नेशनल पार्क। यहाँ पे तीसरा नेशनल पार्क आता है जो कि असम का सबसे नया नेशनल पार्क है, सिखना ज्वालहो। ठीक है, ये नाम थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होता है, फिर भी आप याद कीजिएगा अच्छे से, मानस, रायमोना, सिखना, ज्वालहो। ठीक है, ये 3 जो नेशनल पार्क है, इन्हीं के कारण हमें पता लगता है कि बीटीआर एक काफ़ी नेचुरली एंड इकोलॉजिकली रिच रीजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे न्यूज़ आता है मिज़ोरम से। तो मिज़ोरम से क्या न्यूज़ आता है, हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। The Mizoram Department recently confirmed
Successful completion of over 93 biometric identifications of Myanmar's nationals seeking refugee in the state. हमें जैसे कि पता है कि म्यांमार में काफ़ी समय पहले एक रेफ्यूज़ी क्राइसिस हुआ था। उस रेफ्यूज़ी क्राइसिस के चलते जो हमारे इंडिया के पोरस रीजन्स है, बॉर्डर रीजन्स हैं, उनमें काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ आके रहने लगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि ये 93% जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है वो हो गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि द ड्राइव यूटिलाइजेस फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल टू सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग को पता चल सकता है कि कौन रेफ्यूजी है, कौन रेफ्यूजी नहीं है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और अगर उसका अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह हो जाए, कौन कौन रेफ्यूजी आए हैं, और अगर ये कोई हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना बन जाए, इसका आइडेंटिफिकेशन हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बायोमेट्रिक ड्राइव है 93% जो कंप्लीट हो गया है, इट इज़ अ रिलीफ टू द स्टेट एंड ऑल्सो फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पे लिखा गया है इंटरनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स विद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एमिड द बॉर्डर national strategy to suspend the free movement regime and fence the border, capturing data allows the state to effectively monitor demographics। हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में मदद मिलती है। ये जो हमने बताया कि बायोमेट्रिक्स का जो 93% कंप्लीशन हो गया है, इसकी बदौलत हमें डेमोग्राफिक्स का भी आइडिया होता है कि कौन अगर कोई इमिग्रेंट आया है तो कैसे आया है, वो उसके रिगार्डिंग कैसे हमें एक्शन लेना है। अगर हमारे पास उसका पहले से ही एक डाटा कन्फाइंड डाटा कंसाइज वे में हो तो हमें काफ़ी ये आसानी से पता लगता है कि कौन यहाँ का है और कौन यहाँ का नहीं है, और इसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्यूरेट मेजर्स लेने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दिया गया है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्या होता है, इंडिया और म्यांमार एक काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करती है, जो कि है 1643 किलोमीटर्स का एक बॉर्डर शेयर करती है, जो कि हाईली टेरेनियस है और काफ़ी पोरस है। यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम था ये काफ़ी पहले शुरू किया गया था। पहले क्या होता था, 16 किलोमीटर रीजन तक फ्री मूवमेंट चल सकता था ऑफ बोथ द नेशनल्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स। मान लीजिए म्यांमार का कोई आदमी है, यहाँ पे आके घूम सकता था और यहाँ पे ट्रेड कर सकता था, ट्रेड कॉमर्स कैरी कर सकता था। तो क्या हुआ, इसकी बदौलत यहाँ पे जो एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ ड्रग्स एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग जो है वो फ्री मूवमेंट रिजीम के चलते जो जो बैड एलिमेंट्स हैं उधर के, उन्होंने काफ़ी इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया। और ये जो एक आपका मान लीजिए ड्रग ट्रेड में ये जो बॉर्डर रीजन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने लग गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 16 किलोमीटर से रिड्यूस करके 10 किलोमीटर्स कर दिया। फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में अगर मॉडिफिकेशन पूछ लिया जाए तो याद कर लीजिएगा इन्हें। 16 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर्स कर दिया है अभी ये। एंड यहाँ पे जो अभी पास मिलता है, पास लेना पड़ता है इसको, जो 10 किलोमीटर रेडियस में ट्रेड कॉमर्स वगैरह करना हो तो ये पास भी 7 डेज़ का होता है, नॉट मोर देन 7 डेज़। यहाँ पे और एक पॉइंट हम ये याद करेंगे, अगर ये 22 असम राइफल्स के गेट है यहाँ पे, उनके अलावा अगर कोई भी आदमी, मान लीजिए कोई म्यांमार का आदमी या इंडिया का आदमी अगर इस डेजिग्नेटेड गेट से ना जाते हुए दूसरे तरीके से जाए तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ इस स्टेट में ना हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है द मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज In 2021, military coup in Myanmar has shifted in border administration from open border to strict biometric surveillance। जैसे कि मैंने बताया था कि ये फ्री मूवमेंट रिजीम को भी काफ़ी स्ट्रेंथन कर दिया गया है और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके तहत ही ये बायोमेट्रिक ड्राइव चल रहा है। ठीक है,
आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ है त्रिपुरा से। त्रिपुरा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द एंशियंट कर पूजा, अ ट्रेडिशनल पब्लिक हॉलीडे वेयर इन द स्टेट कैपिटल अगरतला a specific community underwent ceremonial closures of honor कर द गार्जियन डेटी ऑफ वास्तु देवता। तो त्रिपुरा के ये जो एक इम्पोर्टेंट पूजा जो हमारे कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है या ये पूजा कौन से स्टेट का है। तो कर पूजा जो है ये त्रिपुरा का पूजा है। हमें एक ट्रेडिशनल पूजा है त्रिपुरा का देखने को मिलता है। हमें इस चीज़ को याद रखना है। हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है ऐसी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हम कर पूजा का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि कर पूजा है क्या है एक्चुअली। कर पूजा रिप्रेजेंट्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ कस्टमरी ट्राइबल लॉज एंड स्पिरिचुअल गवर्नेंस। इट strict enforcement banning loud noises, lightning fires, prohibiting entry and exit it from designated car lanes, serves a socio-cultural tool for enforcing community discipline, ecological balance and psychological solidarity। ये काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करता है। बाकी अभी जो डाइवर्सिफाई हो गए हैं हमारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स को डाइवर्सिफाई करके काफ़ी एक फेस्टिविटी का माहौल जैसे क्रिएट किया जाता है सोसाइटी में। कुछ लोगों को अगर एक सोसाइटी मान लीजिए अपने रिचुअल्स को सेलिब्रेट करते हैं हुए दूसरे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी एक बैड मैसेज जाता है। तो कर पूजा से हमें ये सीख मिलती है। इट इज़ अ स्ट्रिक्ट पूजा जहाँ पे बैनिंग ऑफ लाउड म्यूजिक, लाइटिंग फायर्स एंड प्रोहिबिटिंग ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड कर लेंस। यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से ये पूजा माना जाता है, ना कि काफ़ी एबंडन तरीके से ये किया जाता है। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से किया जाता है। हमें इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। डेटिंग बैक टू ओवर 5 centuries, रिचुअल वॉज इंडिस्पेंसिबल स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट बाय माणिक्य डायनेस्टी। ये माणिक्य डायनेस्टी अगर कभी पूछ ले तो कौन से स्टेट से है, तो त्रिपुरा स्टेट से है। हेल्ड 2 weeks आफ्टर द फेमस खर्ची पूजा। ये खर्ची पूजा भी त्रिपुरा में सेलिब्रेट होता है। इसको भी हमें याद रखना है। ये 1 week के लिए खर्ची पूजा होता है त्रिपुरा में। ये यहाँ पे 2 weeks लिखा गया है लेकिन मुझे जितना दूर मालूम है ये 1 week के लिए होता है, ठीक है। द किंग हिस्टोरिकली यूज तांत्रिक रिचुअल टू लेजिटिमाइज रॉयल अथॉरिटी, मेंटेन कॉस्मिक इक्विलिब्रियम एंड एक्ट एज मोरल गार्जियन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस कर पूजा के बारे में कुछ फैक्ट्स है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते। कर एक कॉकबोरोक एक ट्राइबल लैंग्वेज है। कॉकबोरोक एक ट्राइबल लैंग्वेज है। कॉकबोरोक कम्युनिटी से, कॉकबोरोक लैंग्वेज से ये आया है। कर का मतलब है स्पेसिफिक एरिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से माना जाता है। वो जो कर लेंस है उसमें ये एंट्री या एग्जिट पॉसिबल नहीं होता है। कर मतलब होता है स्पेसिफिक एरिया। यहाँ पे ये जो पूजा है दिस इज फॉर द वेल बीइंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट, कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज जो होते हैं, एपिडेमिक्स, कोई डिजीज वगैरह, एपिडेमिक्स और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये सोसाइटल प्रोटेक्शन के लिए कर पूजा को माना जाता है, जिसके चलते ये वेलबींग, सोसाइटल वेलबींग के बारे में पूजा करते हैं, ठीक है। हमने कर पूजा के बारे में 2 फैक्ट्स देख लिए कि ये कौन से ट्राइब्स का लैंग्वेज में इसको कर बोला गया है, इसका मतलब क्या होता है। इससे पहले खर्ची पूजा सेलिब्रेट होता है, वो भी त्रिपुरा से है। तो हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ आता है अरुणाचल प्रदेश से। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है लोकल ट्रेड एंड कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए। मैं आगे इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ MSME फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स in Tawang on August 4 and 5, 2026, Tawang District Administration led by Namgyal
Angmo officially initiated the groundwork for establishing flatted factory complex अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो एक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इनिशिएशन लिया गया है। ये फ्लैटेड फैक्ट्री एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये इंडिजीनियस जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे पहले हम स्टेक होल्डर्स देख लेते हैं कि इसको कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ने इनिशिएट किया गया है। ये इंटीग्रेटेड इनपुट है, इनपुट्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन एंड लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहाँ पे 3 इन पार्टनर्स हैं, इनकी बदौलत इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसको हमें याद रखना है कि कभी अगर पूछ लिया जाए कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दिस इज अ मेजर स्ट्रक्चरल पुश फॉर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल livelihoods. Flatted factory complex provides micro small enterprises with shared industrial infrastructure, dedicated production spaces, value addition units and integrated marketing support. मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे हिल्स एरियाज़ में प्रॉब्लम क्या होता है कि स्पेस की हमें बहुत ज़्यादा कमी होती है। मान लीजिए हम एक प्रोडक्शन यूनिट खोलना चाहें, उसके लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग, वैल्यू एडिशन यूनिट अलग, मार्केटिंग के लिए अलग। तो यहाँ पे हमें स्पेस नहीं मिलता है और बिजनेस को ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। ये फ्लैट एंड स्पेस क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए 5 फ्लोर है, एक एक फ्लोर में 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे एक ही जगह इंटीग्रेट किया गया है कि प्रोडक्शन स्पेस भी यही होगा, वैल्यू एडिशन भी यही होगा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सपोर्ट भी है। तो ये काफ़ी एक स्पेस इफेक्टिव अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी बदौलत हमें जगह जगह से घूमना नहीं पड़ेगा और हमें टाइम सेविंग हो, पैसा सेविंग हो, रिसोर्स सेविंग हो। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमें। ये जो लोकल इंडिजीनियस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो और कोई अगर अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो ये स्पेस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक ही जगह में इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। आगे देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि एसएचजी के बारे में। बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग, यहाँ पे लिखा गया है, बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग एसएचजीज एंड ग्रास रूट प्रोड्यूसर्स इन प्लानिंग फेज, एडमिनिस्ट्रेशन is ensuring the complex is tailored to exact requirements of local artisans, agro products, maximizing success rate of MSME intervention। मान लीजिए कोई बैम्बू इंडस्ट्री है, बैम्बू इंडस्ट्री में एक ही जगह पे बैम्बू को सॉर्ट किया जाएगा, कटिंग की जाएगी, उसकी कटिंग करने के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके जाने के बाद मार्केट स्पेस भी वही होगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा अप्रोच है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो एंटिटीज़ हैं जैसे कि एसबीआई है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इनके द्वारा काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है इनको लोकल बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो फ्लैटेड फैक्ट्री यही है, मैंने जैसे बताया था पहले, मल्टी स्टोरी फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि 3-4 फ्लोर है, मान लीजिए एक ही फ्लोर में आपका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, एक बिजनेस एंटिटी के लिए एक शेयर्ड स्पेस मिल जाएगा, एक प्रोडक्शन के लिए भी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, टैगिंग के लिए भी, सेल के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। Flatted factory complexes resolve the acute land scarcity by offering vertical shared industrial infrastructure, a concept successfully utilized in dense urban manufacturing centers, which is now being innovatively adapted to empower border area economies। जो self help groups है, छोटे छोटे बिजनेस है, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनको डेवलप करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री, जहाँ पे ये हिल स्टेशंस में स्पेस की बहुत कमी होती है और अर्बन पॉपुलेशन का जहाँ मान लीजिए अर्बन सेंटर्स है, वहाँ ज़्यादा घूमना फिरना होता है, उनका एक्टिविटीज़ वहीं पे होता है। तो अगर एक फ्लैटेड फैक्ट्री हिल स्टेशन के मेन टाउन पे हो जाए तो
इनको काफ़ी ज़्यादा एक रिलीफ मिलेगा रिगार्डिंग प्रोडक्शन, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह सब के लिए। ठीक है, तो आज के लिए करंट अफेयर्स हमारा नॉर्थ ईस्ट का 5 तारीख का इतना ही था। आप अच्छे से इन फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं आपको, उनको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि सोशल जस्टिस में वो सिक्किम का जो एक टॉपिक आता था ना, अम्मा सम्मान अवार्ड, ये सोशल जस्टिस में अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिएगा आप। ये एक आपके कंटेंट एनरिचमेंट में, आंसर राइटिंग में काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे आप फ्लैटेड फैक्ट्री के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग वगैरह में। ये भी काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है टू सपोर्ट लोकल आर्टिसंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।